नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये इस सीरीज की 15th लेक्चर है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने 14 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर उन 14 लेक्चर्स को एक बार जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ मैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी। अगर 14 लेक्चर्स आप देख रहे हैं, जो 14 लेक्चर्स मैंने इसके पहले रिकॉर्ड किए हैं, और उन 14 लेक्चर्स में से किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, तो आप क्या करिए, आज के लेक्चर में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैम मुझे इस लेक्चर का ये प्रश्न नहीं समझ में आया, आप प्लीज मुझे इसको नेक्स्ट क्लास में समझा दीजिएगा, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको डाउट कहाँ हो रहा है और आपके डाउट को मैं क्लियर भी कर दूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का डाउट होता है या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है, तो आप जो लेक्चर अभी प्रेजेंट का जो लेक्चर है उसमें आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए, हम कमिंग लेक्चर में उस डाउट को क्लियर कर दिया करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देंगे फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है। इस नंबर पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों की समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार आप लोग इसका अध्ययन जरूर करिए। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न अब देखेंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। ठीक है, मैं एक माध्यम में प्रश्न पढ़ूंगी, जहां पर मुझे लगेगा कि इंग्लिश में बताना जरूरी है वहां पर मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की बात किया है, का प्रतीक कौन जानवर है? ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया है और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम 2003 और 2002 में पूछा गया है। तो WWF का जो आपका सिंबल है वो है एक जाइंट पांडा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जाइंट पांडा, ये जाइंट पांडा है। ठीक है, तो WWF के सिंबल में आपको क्या दिखता है? जाइंट पांडा दिखता है। ये मैंने आपसे पहले पूछा भी था और आप में से कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दिया था। अब देखिए, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में, मतलब रिसेंट है ये, यही प्रश्न रिपीट किया है कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आप बताइए मुझे, सिंबल क्या है वर्ल्ड वाइल्ड फंड का? तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो सिंबल है वो है जाइंट पांडा। ठीक है, महाकाय पांडा, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन्यजीव दिवस मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात की जा रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ना आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, ना आपका 2 मई को मनाया जाता है, ना 5 जून को, ना 21 जून को। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपके दिए गए हैं सारे गलत है। ठीक है, ये प्रश्न गलत आपका फ्रेम हुआ था। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस, तो वो 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, 3 मार्च की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्च में एक और मतलब कुछ और आपके इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेज मनाए जाते हैं, जैसे स्पैरो डे। ठीक है, स्पैरो डे, इसी तरीके से फॉरेस्ट डे और फिर वाटर डे। तो ये आपका 20 को मनाया जाता है, ये 21 को मनाया जाता है और ये 22 को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ ले कि स्पैरो डे कब मनाया जाता है, तो 20 को, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है 21 को, वाटर डे कब मनाया जाता है 22 को, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? अब मियावाकी पद्धति की बात की जा रही है क्लास। अब इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे कि मैम आपने हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं दिया है इसका। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आईएएस प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न है। मियावाकी मेथड, पहले हम डिस्कस करते हैं इसका नाम मियावाकी क्यों पड़ा। ये जो मेथड है, अभी क्या मेथड है वो मैं बताऊंगी। इसको डेवलप किया था एक जापान के बोटानिस्ट ने।
ठीक है, और उनका नाम मियावाकी था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया मियावाकी मेथड। ठीक है, मियावाकी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन किया जाता है, मतलब अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया जाता है। अब अर्बन फॉरेस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है इसको देखो, क्या यूनिक है इसमें मियावाकी मेथड में, हम इसकी बात करते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर फॉरेस्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है। नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट आपका नहीं ग्रो कर रहा है, ये आपको समझना चाहिए जब मैं ये मियावाकी मेथड बोल रही हूँ। अब यहाँ पर होता ये है कि जो आपकी जो फॉरेस्ट है, कोई भी एक फॉरेस्ट है, वहां से सीड्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर सीड्स को फॉरेस्ट से लाकर कलेक्ट करने के बाद उनको जर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद इनको नर्सरी में प्रॉपर ग्रो कराया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर, सीड को वहां से जाके कलेक्ट किया गया, प्रॉपर जर्मिनेशन कराया गया, फिर उसी चीज को देख रेख में अपने ग्रो किया गया, और इनको तब तक ग्रो किया जाता है कि जब तक ये सस्टेन ना कर पाए एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। अब आप समझिए, हम एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम अपने पास लेके आए, हमने उसको तब तक उसकी देख रेख की जब तक कि वो सोसाइटी में खुद अपना जाके कमाई ना कर सके या पढ़ने ना जा सके, जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक हमने उसकी देख रेख की। मियावाकी मेथड में भी कुछ ऐसा होता है कि हम फॉरेस्ट से जाकर सीड्स को लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे मियावाकी मेथड की बात बता रही हूँ मैं, और उनको जर्मिनेट कराते हैं, उनको अपने देख रेख में तब तक रखते हैं जब तक कि वो उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते कि उनको जब रिलोकेट किया जाए या ट्रांसप्लांट किया जाए एक जमीन पर और वो वहां पर सस्टेन कर ले एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को, तब तक उनकी देख रेख की जाती है। तो इससे क्या होता है, ये जो फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट वाला जो मेथड होता है, अब एक फॉरेस्ट को बनने में बहुत समय लगता है, समझ में आ रहा है, लेकिन मियावाकी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी फॉरेस्ट बना सकते हैं, ये चीज समझिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, सी आपका सही उत्तर है, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। तो ये आईएएस प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न, अब ये एक बड़ा प्रश्न है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी स्लाइड दी जाए। ठीक है, देखिए क्लास पूरा प्रयास करूंगी कि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय की बात की गई है, यूनाइटेड कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर रोकिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार आप लोग पढ़िए। इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। दूसरा आपका दिया है, यह विशेष विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया, उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों के वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। और तीसरा है आपका, ये मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु उधर्वगामी उपगाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब यहाँ पर हम इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग वीडियो को पास कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात हो रही है, यूएनसीसीडी की बात हो रही है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, इट्स एम इज टू प्रमोट द इफेक्टिव एक्शन टू द इनोवेटिव नेशनल प्लान एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इट फोकस स्पेशली, मैंने आपको बताया ना स्पेशली, जब भी इस तरीके के शब्द आए, ओनली, स्पेशली, तो यूपीएससी में थोड़ा सा ध्यान देने वाले शब्द होते हैं। तो इट फोकस स्पेशली ऑन द रीजन ऑफ द साउदर्न Asia and the North Africa, and its secretariat facilitates allocation of a large share of financial resources to these regions. Third, it is committed to a bottom-up approach to encourage the participation of local people in curbing the desertification. क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, पहली और तीसरी, ये आपकी सही है। यहाँ पर बोल दिया गया विशिष्ट रूप से ये खाली दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के लिए कंसर्न है, ये आपका गलत है, ऐसा नहीं है। हम यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करें, ये यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो ये खाली आपका दक्षिण एशियाई और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों पर ध्यान देगा विशिष्ट रूप से, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 आपका गलत है, जैसे आप 2 को एलिमिनेट करेंगे तो केवल एक और 3 दिया है। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये आपके स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अब आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, या फिर हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करें तो हम हमेशा कहते हैं कि लोकल लोगों का या पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका 1 और 3 सही उत्तर है। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम यूएनसीसीडी की बात करते हैं तो इसमें आपके 5 रीजनल एक्सेस है, जिसमें कि अफ्रीका भी है, आपका एशिया भी है, लैटिन अमेरिका भी है, कैरिबियन, नॉर्थ मेरिडियन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। बस आप ये ऐसे याद रखिए ना, जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर खाली हम एशिया पे फोकस करें या अमेरिका पे फोकस करें या खाली अफ्रीका पे फोकस करें तो ये थोड़ा डाउटफुल कंडीशन है, ठीक है। हाँ, अगर ये खाली एशिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो हम कहते कि हम एशिया सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, ये तब होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। डेसर्टिफिकेशन तो सारे कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। मरुस्थलीकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका सब इंक्लूडेड होगा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, यहाँ पर कोई भी ऐसा सच प्रोविजन नहीं है दैट द सेक्रेटरीट फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू द साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ऐसा भी नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे जो सेक्रेटरीट है वो जो मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंस रिसोर्स है, जो वित्तीय वो है, उसको एलोकेट कर देता है साउथ एशिया में या फिर नॉर्थ अफ्रीका में। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 6वां प्रश्न देखिए क्लास यूपीएससी का प्रश्न मैंने देखा था, किसी ने लिखा था कि मैम यूपीएससी के प्रश्नों को मत डिस्कस करिए। अब घटना चक्र हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें यूपीएससी के प्रश्न भी हैं, तो इस वजह से मुझे उसको डिस्कस करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आप देख रहे होंगे कि यूपी पीसीएस, ठीक है, और आरओ एआरओ में भी जो क्वेश्चंस हैं अब वो थोड़ा लेंदी फ्रेम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी के फॉर्मेट में वो आ रहे हैं, ये चीज आप नोटिस कर रहे होंगे। तो इसीलिए यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस जो लेंदी होते हैं इन्हीं में से 1-2 लाइंस को निकाल के पीसीएस अपने क्वेश्चंस को बनाता है। तो अब ये मिस्टेक मत करिएगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन लेंदी है, डिफिकल्ट है तो हमारे काम के नहीं है। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार तो जरूर देखिए और समझने की कोशिश करिए क्या पूछना चाह रहा है, तो आराम से क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। और मैं जानती हूँ मेरे स्टूडेंट्स बताते भी हैं कि मैम बहुत आराम से क्वेश्चन सब लग भी रहा है, हमारा डर भी खत्म हो रहा है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस को आराम से थोड़ा टाइम देके पढ़िए, ठीक है। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए क्लास, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। यहाँ पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, ठीक है। चलिए, या वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है या सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है और भारत इसके प्रारंभ समय में हस्ताक्षरकर्ता में से एक था। अब ये देखिए, ये आपका 2021 का प्रश्न है। एक बार इंग्लिश में भी इस प्रश्न को खोलते हैं ताकि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो। अब क्लास ध्यान से सुनिए, आपको इसका कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये प्रश्न क्या होगा इसका उत्तर, लेकिन कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट की बात की गई है, ठीक है। अब इट वॉज अ फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014, आपको नहीं पता, ठीक है। इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। अब देखिए क्लास, जब भी हम किसी भी टारगेट की बात करते हैं, हम कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं तो ज्यादातर हम एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हमने रखा ना 2030 तक हमें इसे अचीव करना है, ठीक है, बोलते हैं ना। इसी तरीके से जब हम कोई भी, हम क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल, तो हम एक टाइमलाइन रखते हैं, हमेशा एक ईयर रखते हैं ना। जैसे पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोला कि इस समय तक हमको अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊपर राइज नहीं करना, ऐसे। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कोई डिक्लेरेशन हो रहा है तो यहाँ पे ग्लोबल टाइमलाइन आपकी होगी, कुछ ना कुछ तो डिसाइड होगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। ज्यादातर चांसेस इसी के हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको सारी नॉलेज हो ये पॉसिबल नहीं है। प्रीलिम्स जिसने भी क्वालिफाई किया, आप पूछ लीजिए कि आपको सारे प्रश्न आते, तो वो कहेगा नहीं मुझे बस 30 प्रश्न आते। उसके बाद तो मैंने एलिमिनेट करना शुरू किया, तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज्यादातर चांसेस है ये आपका सही होगा। इट इज अ लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। देखिए क्लास, सारे जो कन्वेंशन या डिक्लेरेशन होते हैं वो आपके लीगल बाइंडिंग नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं जो कि इंटरनेशनल लीगल डिक्लेरेशन होता है और जो कि बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग शब्द जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। सारे सॉवरेन, ज्यादातर सॉवरेन कंट्रीज हैं, तो बाध्य करने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जब वो खुद बाध्य होना चाहिए।
तो जब भी बाइंडिंग शब्द आए तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो मैं मान के चल रही हूँ 2 आपका सही है, 3 आपका गलत है, ठीक है। इट इंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड द इंडिजिनस कम्युनिटीज, मुझे नहीं पता। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। देखिए क्लास, जब भी इस तरीके के कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये आपका कन्वेंशन जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इसमें इंडिया सिग्नेटरी था, इसके भी थोड़े कम चांसेस है। यहाँ पर पहले हम 2 और 3 को देखते हुए चलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, 2 सही होगा, 3 गलत होगा। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 आपका गलत है, तो ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर या तो ऑप्शन 2 और 5 है, या तो 1, 2, 4 है, ठीक है। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको समझ में आया? बाइंडिंग हर आपका जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। जब भी बाइंडिंग होगा तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारत इसका प्रारंभ के समय से हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। और आपका पहला क्या, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया, ठीक है, समर्थन पहली बार किया गया। और इसमें दूसरा है, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, ये तो सही ही है, हम मान के चल रहे हैं। और चौथा आपका क्या, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, मतलब यहाँ पे इनको मदद की जाती है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं और सरकार, बड़ी कंपनी और देशी समुदायों की बात करें, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अब यूनाइटेड नेशन का अगर कोई चीज है, कोई डिक्लेरेशन है या कुछ भी है, तो उसको आपका जो सरकार है, देशी कंपनियां हैं, वो सब सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 1, 2, 4, 1, 2, 4। भारत इसका प्रारंभ से सदस्य नहीं था। भारत ने इसको स्टार्टिंग में ही, जब ये बना था तब इसको साइन नहीं किया था, ये चीज याद रखिए, इसलिए फिफ्थ आपका गलत है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने उस चीज को कभी नहीं भी पढ़ा है, तब भी कुछ शब्दों को देख के क्लास थोड़ा सा आपको ना सोचना पड़ेगा चीजों को लेके, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट से रिलेटेड है ये, तो ऑफकोर्स ये बात है कि गवर्नमेंट, कंपनीज, इंडिजिनस कम्युनिटीज, कोई ना कोई तो इनको सपोर्ट करेगा ही। तो फोर्थ तो आपका एक जनरल स्टेटमेंट है जिसकी कि सही होने के चांसेस और बढ़ गए। अगर पहला सही है तो चौथा सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे जो सबसे एक्यूरेट लगा वो था 1, 4 और कौन सा हो गया आपका 2। तो 1, 2, 4 इस तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं जब वो यूपीएससी के प्रश्न हो। चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाक्षित है, ठीक है। यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड विद द फॉरेस्ट, हाईएस्ट परसेंटेज की बात की गई है। तो यहाँ पे चीन दिया है, भारत दिया है, इंडोनेशिया दिया है, जापान दिया है। अब क्लास देखिए, ये 2013 का प्रश्न है, ठीक है, और ये 2013 का प्रश्न है। और यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है डी। डी आपका सही उत्तर है, जापान। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 8वां प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो कहां पर, यहां पर बोला गया है कि किस कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि मिनिमम 60% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो किस कंट्री में है बताइए? मालदीव, नेपाल, भूटान या फिर अफगानिस्तान। और 8वें का जो सही उत्तर है ना, वो क्या है आपका? भूटान, ठीक है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। 8वें का सी आपका सही उत्तर है। 9वां प्रश्न को अब हम देखते हैं। 9वें को, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए देखते हैं, ये यूपीपीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। अब क्लास देखिए, ये 2002 का प्रश्न है, तो इन्होंने 2000 मतलब जुलाई 2000 की बात की है। तो अब हम 2023 में पहुंच गए हैं, अगर आपको पता हो तो 11 साल हो गए। तो अब अगर ये प्रश्न पूछेगा तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको नहीं देगा, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। तो ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन अभ्यारण्य में क्या हुआ ये नहीं पूछेगा आपका, तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है, ये याद रखिएगा। जो यूकेलिप्टस ट्री है, जो यूकेलिप्टस का जो ट्री है, उसको पारिस्थितिक मित्र नहीं, पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। क्योंकि बोला जाता है जहां पर इनको उगाया जाता है वहां पर जो वाटर लेवल है ना, वो बहुत तेजी से घट जाता है, ठीक है। तो ये वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र नहीं, शत्रु कहा जाता है। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि पारिस्थितिक शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है, तो वो है यूकेलिप्टस का। तो तीसरा गलत है आपका।
यहाँ पे हम आंसर पे नहीं आएंगे, मैं बस आपको उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 2000 मतलब ये आपका करंट पे है, दूसरा वाला तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है, तो यहाँ पर फोर्थ आपका सही है। तो ये याद रखिएगा, अगर हम WWF की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। यूकेलिप्टस को हम पारिस्थितिक शत्रु कहते हैं, ठीक है। और भारत का जो सबसे बड़ा जीवनशाला है वो आपका कहाँ है? कोलकाता में है। ये 3 फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड WWF की बात की गई है, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर की बात की गई है, की स्थापना अप्रैल 1961 को ही, मूल रूप से इसकी स्थापना विश्व वन्यजीव कोष के रूप में की गई थी। WWF की स्थापना का विचार, अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने जानबूझ के इसको ग्रीन हाईलाइट किया था क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं। अब देखिए हम WWF की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाली परीक्षा में आपसे पूछ ले कि WWF की का विचार किस ब्रिटिश नागरिक द्वारा पेश किया गया या किसके द्वारा पेश किया गया है, ठीक है, किसके विचार में, मतलब किसने स्थापना की है, ये पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा विक्टर स्टोलेन और सर जूलियन हेक्सले। याद रखिएगा क्लास, अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं या कहीं पे आपने नोट्स बनाई है, वहां पे WWF टॉपिक लिखा है, ठीक है, तो वहां पर आप इसको लिख लीजिएगा, विक्टर स्टोलेन और सर जूलियन हेक्सले का नाम, पेपर में प्रश्न बन सकता है। अच्छा मैं इस सीरीज में ये भी करती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि किसी प्रश्न में और क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 10वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है, 21 का प्रश्न है, तो एक बार हम लोग इसको देखेंगे जरूर क्योंकि रिसेंट है ना, अभी 2023 आपका चल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि की बात की गई है और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। दूसरा है शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए मान्यता हेतु चयन किया गया है। अब यहाँ पर इंग्लिश में इसको हम पढ़ेंगे क्लास। यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है। जो भी हिंदी मीडियम के हैं वो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है, क्योंकि दोनों को देखते हुए चलना है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या वीडियो को फास्ट करके अपने अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन करें। यहाँ पर बोला गया यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड और आर्बर डे फाउंडेशन ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है 2020 का ट्री सिटी, किसको? हैदराबाद को। अब क्लास ये आपका रिसेंट मतलब करंट बेस्ड था, तो अगर हम इसको डिस्कस नहीं भी करेंगे तो करंट बेस्ड है तो नहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पर ट्री सिटी की बात हुई है तो ये याद रखिएगा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को डिक्लेयर तो किया गया है लेकिन FAO द्वारा किया गया है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, FAO द्वारा। और हैदराबाद हैज बीन सेलेक्टेड फॉर इट्स रिकॉग्नाइजेशन फॉर 1 ईयर इन व्यू ऑफ इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स एनहांसिंग एंड सस्टेनिंग द अर्बन फॉरेस्ट। ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो FAO है, ठीक है, तो पहला इनकरेक्ट है और दूसरा आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ये उत्तर हो गया आपका। यहाँ पे देख लीजिए डी आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हैदराबाद वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्री सिटी बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन FAO एंड द आर्बर डे फाउंडेशन। बस तो ये याद रखिएगा, अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं तो जब भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए रहते हैं या मिनिस्ट्री के नाम दिए रहते हैं तो थोड़ा सा वहां पे सचेत हो जाया करिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए कि क्या ये इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या इसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ये दिया होगा। ये कुछ चीजें होती है जो एग्जाम में आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाक्षित है? ठीक है, तो यहाँ पे जापान है, इंडोनेशिया है, सूरीनाम है और गुयाना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है सी, ठीक है, ये 2009 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। अब ये देखें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2011 का प्रश्न है, ठीक है, तो 2010 में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था इसलिए ये प्रश्न 2011 के लिए इंपॉर्टेंट था। 2023-24 के लिए प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था, समिट हुई थी, ये पिट्सबर्ग में हुई थी, ठीक है, डी आपका सही। 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है?
तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है असेंडिंग सीक्वेंस में ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड कंपेयर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर देखते हैं हम सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आपका महाराष्ट्र होगा, 3 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका उड़ीसा होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा। तो 3, 2, 4, 1, तो यहाँ पे 13वें का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 प्रश्न को देखिए। यहाँ पर राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो कब की गई थी? 1987 में, 1992 में, 1995 में, 1998 में। 1992 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 15 प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? या 1991 से 1992 में शुरू किया गया था? ये आपका बिल्कुल सही है। जब हम प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था 1992। इसी तरीके से मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर का बताया था 1973। याद रखिए। या मानव और हाथी के बीच में टकराव की समस्या को कम करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। या केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है? नहीं, ये जंगली हाथी तथा जो आपके पालतू हाथी हैं, ठीक है, जितने भी हाथी हैं सबके कल्याण पर केंद्रित है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा है ना। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी यूपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछे जहाँ पे केवल लिखा हो, ओनली लिखा हो, ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली किसी चीज को मेंशन किया गया हो, तो उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करिए। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपके गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% श्योरिटी होती। मैंने प्रोबेबिलिटी की बात की है, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वही आपका गलत होता है। अब दी देखते हैं, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। 15 का सी आपका गलत था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से पर रूपांतरण होते हैं? ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि डेजर्ट एरिया में वाटर लॉस को मतलब कम होने के लिए, ठीक है, कौन सी मॉडिफिकेशन प्लांट्स में देखे जाते हैं? तो वहां के जो प्लांट्स होते हैं, आप सोचो, अब कुछ नहीं, तुमको नहीं पता, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न और तुमको कुछ नहीं पता, तुमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन अब आंख बंद करके ये तो सोच सकते हो कि जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है, कांटेदार होते हैं, पता है ना, फिर थोड़े मोटे होते हैं, आपके कठोर होते हैं कि नहीं होते, बताओ। तो देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है कठोर एवं मोमी पर्ण होते हैं, लघु पर्ण होते हैं और पर्ण की जगह कांटे होते हैं। तो यहाँ पर आपका तीनों ही सही है। देखिए, जहां पर डेजर्ट है तो वहां पर आपका वाटर लॉस ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब अगर पेड़ की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो मतलब अगर एक बड़ी पत्ती रखी हुई है तुम्हारे सामने और एक छोटी पत्ती रखी हुई है तो बताओ किसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मतलब वाटर लॉस ज्यादा होगा? बड़ी पत्ती में, क्योंकि ज्यादा एरिया है, ये छोटा एरिया है। तो जो डेजर्ट में जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है। देखो कैक्टस को, देखो थोड़ा सा ऐसे ऐसे छुओगे, एलोवेरा को छुओ या कैक्टस को छुओ तो थोड़ा सा मोमी पर्ण होता है ना, वैक्सी लीव्स होती हैं। इससे क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है। स्मॉल लीव्स होती हैं, इंस्टेड ऑफ लीव्स आपके थॉर्न होते हैं, कांटेदार होते हैं वो। ये सब चीजें समझ में आ रही है ना? तो यही पूछा गया। देखो यहाँ पे नॉलेज की जरूरत नहीं थी, थोड़ा इमेजिन भी करते तब भी इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते। कैक्टस याद रहता है, एलोवेरा याद रहता है, कोई भी पेड़ अगर याद। 18वां प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे होते हैं। अब जो उत्तराखंड में जाओ तो बुरांश टी आपको दिया जाता है पीने के लिए, बुरांश बहुत फायदा करता है। तो ये वहां पर अगर हम उत्तराखंड रीजन की बात करेंगे क्लास, तो वहां पर याद रखिएगा सम शीतोष्ण वनों की विशेषता है ये, ठीक है, टेम्परेट की बात की गई है, ये चीज याद रखिएगा। 18 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जहां पर भी व्याख्या की जरूरत अच्छे से होगी वहां पर मैं व्याख्या आपको दूंगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, ये अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। अब क्लास यहाँ पर मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी। जैसे कि जब भी हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात मैंने आपसे की थी, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंडर कुछ आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज में आपके नेशनल पार्क आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, ठीक है, जिसको कि हम जैसे नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी क्या हो गई, अभ्यारण्य हो गए, ठीक है। फिर इस तरीके से आपका कम्युनिटी रिजर्व आ गया, ठीक है, और कम्युनिटी रिजर्व के बाद आपका कंजर्व रिजर्व आ गया, ये चीज कंजर्वेशन रिजर्व जिसको बोलते हैं आ गया।
तो ये आपके कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में है। जो मैंने बताया इसको ध्यान से सुनिएगा, जब मैं कभी पेपर में ये प्रश्न बनेगा तब आप कंफ्यूज होंगे वहां पे। लेकिन जब भी हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व को नोटिफाई तो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के अंडर आते हैं। याद रखिएगा, यूनेस्को के मैप के अंडर आते हैं। मैप क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगर पेपर में आपसे पूछे कोई कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन से 4 प्रोटेक्टेड एरियाज आपके आते हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आप क्या बताएंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य, ठीक है। फिर तीसरा आप बताएंगे कम्युनिटी रिजर्व, और फिर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये आपके WPA के अंदर आते हैं। लेकिन कोई अगर आपसे पूछेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व के कौन करता है, तो आप बताएंगे इसको नोटिफाइड तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसको आपके कैटेगराइज कौन करता है? यूनेस्को मैप, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर, याद रखिएगा। चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, या पर्वत और पहाड़ियों से। अब आप देखते हैं जितने भी आपके वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादातर जंगल है। तो 19 का ए आपका सही उत्तर है। ये उत्तराखंड 2006 में पूछा गया प्रश्न है। 20वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? अब क्लास यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, ये 1993 का प्रश्न है ना, तो अब तो समय से इसमें चेंजेस आए हैं, तो इस प्रश्न का अभी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ये सारे ऑप्शंस आपके किसी काम के नहीं है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट में कितने हैं, वो इस प्रश्न के थ्रू। 21वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारत में संरक्षित क्षेत्र संख्या वर्ष 2018 के हिसाब से, हम 2023 जनवरी 2023 मतलब जो एकदम रिसेंट है उस रिपोर्ट के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब भी पेपर में आप जाएंगे, क्योंकि हो सकता है अभी आपका पेपर तुरंत पड़ जाए या कोई 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे, तो आप इस चीज को अपडेट कर लीजिएगा उस समय जाने के पहले, क्योंकि ये नंबर्स है ना, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ राम सर साइड आपकी बदल सकती है, ठीक है, नंबर्स देखते रहा करिए। ऐसे ही ये भी यहाँ तो यहाँ पे देखिए सामुदायिक रिजर्व की बात की गई है, कंजर्वेशन रिजर्व की बात की गई है, नेशनल पार्क की बात की गई है, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की गई है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो अगर हम कम्युनिटी रिजर्व की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए कम्युनिटी रिजर्व भारत में कितने हैं? 220 है, ठीक है। और अगर हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करेंगे तो ये 105 है, ठीक है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये 106 है, और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आपका 567 है। तो इस चीज को लेकिन आप अपडेट करेंगे। ये तो मैंने अभी आपको करंट डेटा के हिसाब से बता दिया कि सामुदायिक रिजर्व मतलब कम्युनिटी रिजर्व 220 है, कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 105 है, नेशनल पार्क जो है वो 106 है, और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 567 है। ये बात जरूर याद रखिएगा क्लास, ठीक है, कि इसको आपको अपडेट करना है पेपर के पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, आप सभी को पता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म आपका दिया गया है, सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं ना, वो मेनली आपके नेशनल पार्क के अंदर ही, बफर में ही, उसके नेशनल पार्क में ही होते हैं आपके कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिएगा जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं वहां पर जो ओनरशिप होती है लैंड की, वो किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। और कंजर्वेशन रिजर्व है तो यहाँ पे संरक्षण की ही बात की जाएगी, ये भी चीज याद रखिएगा। लेकिन जब हम कम्युनिटी रिजर्व की बात करते हैं, कम्युनिटी रिजर्व, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो ओनरशिप होती है लैंड की, वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की हो, गवर्नमेंट की नहीं होती। कम्युनिटी रिजर्व ये प्राइवेट लैंड को, कोई प्राइवेट लैंड है वहां पर कम्युनिटी रिजर्व आपका बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसको डिक्लेयर करने से जो प्राइवेट लैंड की जो ओनरशिप होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अभी भी जिसका लैंड है वो उसी का ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है, यही मेन डिफरेंस होता है जो कि नहीं बताते हैं ज्यादातर कोई। कम्युनिटी रिजर्व और आपका जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व, जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है वहां पर संरक्षण की ही बात की जाती है, और मेनली ये नेशनल पार्क के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे जो लैंड की ओनरशिप होती है वो सरकार के पास होती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके कम्युनिटी रिजर्व के, तो यहाँ पर जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है? प्राइवेट ओनर या कोई भी
उनके पास होती है, जरूरी नहीं है सरकार के पास हो। और यहाँ पर उसको डिक्लेयर करने के बाद ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, जब मैं खुद 2 बार रिपीट करती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो ज्यादा बार हो। चलिए 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, लेकिन वो चीज समझने वाली थी इसलिए मैंने आपको बताया। 22वें प्रश्न को देखिए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला नेशनल पार्क भारत में कौन सा था बताइए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा या फिर गिर नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट नेशनल पार्क था, ठीक है। ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड में। ये देखिए एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है, रिसेंट के प्रश्न है ये। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? अब ये देखिए कि एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2090 का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय जो बेतला पार्क था वो आपके बिहार में आता था, लेकिन अगर आप करंट डेटा से जाएंगे तो बेतला पार्क आपका अब झारखंड रीजन में आता है, झारखंड स्टेट में आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? झारखंड होना चाहिए। तो अगर आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं तो वहीं पर आप इसको लिख भी लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एशियाटिक बब्बर शेर, ठीक है, एशियाटिक लॉयंस कहाँ पाए जाते हैं? गिर में, कान्हा में, कॉर्बेट में या फिर दुधवा में? तो ये आपके गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। 26वें का ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 27वां, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपका बाघ पाया जाता है, ठीक है, घाना में शेर लिखा है, काजीरंगा में गैंडा लिखा है, पेरियार में हाथी लिखा है। मैं आपको बता दूं पेरियार में हाथी मिलते हैं, सही है, काजीरंगा में गैंडा मिलते हैं, ये भी सही है, जिम कॉर्बेट में बाघ मिलते हैं, ये भी सही है, लेकिन घाना नेशनल पार्क जो है ना ये आपका राजस्थान में है, यहाँ पर शेर नहीं। एशियाटिक लॉयन कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने डिस्कस किया है, वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ना कि घाना में। याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयन आपके मिलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां, दशिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग से, गोल्डन ओरियोर से, ठीक है, येलो थोरेट मॉर्टन से या फिर हुंगल या कश्मीर स्टैग से? तो डाचिंगम नेशनल पार्क जो है यहाँ ये आपका हंगुल और कश्मीरी स्टैग से रिलेटेड है। अब देखिए कहीं कहीं हंगुल लिखा रहता है, ठीक है, और कहीं कहीं कश्मीर स्टैग लिखा रहता है, तो ये याद रखिएगा, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है, बस नाम 2 तरीके से उनको बोला गया, क्योंकि ये कश्मीर उस टाइप रीजन में पाए जाते हैं, डचिंगम में पाए जाते हैं, तो इनका नाम कश्मीरी या कश्मीर स्टैग भी लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जाट क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय क्षेत्र की अनुमति होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंग्लिश में, इसको मैंने लिया है कि नहीं लिया, सॉरी क्लास, तो इसको मैं इंग्लिश में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है? नेशनल पार्क की बात की गई है जब राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है, और बोला गया है जो इनकी रेखा होती है वो विधान से परिभाषित होती है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। आरक्षित जाट क्षेत्र की बात की गई है जब हमने क्या बात की है? आरक्षित जाट क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया यहाँ पे विशिष्ट लिखा हो या स्पेसिफिक लिखा हो, ओनली लिखा हो, तो थोड़ा सा वो हो जाया करिए, जागरूक हो जाया करिए। तो यहाँ पर जब भी हम आरक्षित जाट क्षेत्र की घोषणा करते हैं तो वहां पर उस जाट क्षेत्र में जितने भी आपके वनस्पति हैं, प्राणी जात है, सबकी संरक्षण की बात की जाती है, ना कि किसी विशिष्ट की बात की जाती है। ये चीज आप याद रखिएगा। वन प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, ये भी सही है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज आपकी परमिटेड होती है, ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क में किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? ए और 3। तो यहाँ पर 29 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे अब 2012 में पूछा गया, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? अनुमति नहीं है, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमि में या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है।
और मैंने अभी आपको बताया है जब भी हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। और जगह आपको अनुमति है, ऐसी बात नहीं, आप स्थानीय लोग हैं। आपको ये याद रखना कि पर्यावरण पर कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े, निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, वही एक्टिविटीज आपको परमिट की जाती है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन नेशनल पार्क में किसी भी तरीके की एक्टिविटी आपको नहीं इन्वॉल्व की जाती, मतलब अलाउ नहीं की जाती है। तो 30 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे आप 31। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है, फिर केवला राष्ट्रीय उद्यान, फिर मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। तो यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो 31 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 32वां प्रश्न, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का है। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा आपको दिया गया कांगेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तीसरा आपको दिया गया कांगेर घाटी तीर्थगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर क्लास एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जब हम कांगेर घाटी की बात करते हैं तो ये एक नेशनल पार्क है, ये एक राष्ट्रीय आपका उद्यान है, नेशनल पार्क है, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, जीव मंडल संरक्षण नहीं है। और यहाँ पर जो इसका जो एरिया, जो जियोग्राफिकल एरिया मेंशन है वो सही है। कांगेर घाटी तीर्थगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही सही है, 1 2 3 सही है। 33 देखते हैं, गैंडे का पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? कॉर्बेट में, दुधवा में, कान्हा में, या फिर काजीरंगा में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। 34 देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो आपको पता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ आता है? लखीमपुर खीरी में आता है। 35 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और प्लस यहाँ पे देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की गई है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य दोनों की बात की गई है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों की बात की गई है। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका सी है, 35 का सी आपका सही उत्तर है। अब 36 देखते हैं, 36 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है, नेशनल पार्क की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया है कि नेशनल पार्क सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की बात असम में है। अगर देखिए तो मध्य प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 11 है और यहाँ पे 7 है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? 36 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 37 प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। तो मैंने आपको बताया है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एकदम सही है। जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो वन्यजीव अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप में है, ये भी आपका सही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सबसे हाईएस्ट नंबर आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर होगा। ये यूपी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है, एकदम सही है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, एकदम सही है। सिंपली पाल जो नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है, एकदम सही है। पिन वैली आपका जम्मू कश्मीर दिया, ये गलत है। पिन वैली जो है वो आपका कहां पर है? पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका गलत है। 39 देखते हैं, सिरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? सिंह, हिरण, बाघ या फिर भालू? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी, ठीक है, बाघ के लिए। 40 देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। बस्तर क्षेत्र की बात की गई है क्लास। यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है और ये बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। डी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर सी है। मैंने आपको पहले भी बताया केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की बात जब हम करते हैं तो ये राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। ठीक है। 43 देखते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? कनाडा में, कोलंबिया में, केन्या में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो 43 का डी आपका सही उत्तर है, यूएसए में। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, सुंदरबन, गहिरमाथा या फिर मन्नार की खाड़ी? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान आपका है मन्नार की खाड़ी। 45 प्रश्न को देखते हैं। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपस्थित हैं? तो यहाँ पे लघु पैमाने के, मध्य पैमाने के, दीर्घ पैमाने के, अति दीर्घ पैमाने के। आपको पता है कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क दोनों कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ए है। और ये देखिए ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 46। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ियों पर है, लोकटक झील बैरल क्षेत्र में है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान डफला पर है। तो आपको पता होगा कि नोक्रेक की जब हम बात करें तो ये मेघालय में है और मेघालय में गारो खासी जैंतिया रेंज है आपकी। ठीक है। लोकटक झील जो है बैरल क्षेत्र ये आपका गलत है। ठीक है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? डफला। नामदाफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए आपका सही उत्तर है। मैंने बता दिया नामदाफा जो है वो कहां पर बताइए? वो आपका है अरुणाचल प्रदेश में। लोकटक की बात करें तो लोकटक कहां पर है बताइए? मणिपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भितरकनिका उड़ीसा, लवण जल मगर यहाँ पे पाए जाते हैं, एकदम सही है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग पाए जाते हैं, ये भी सही है। एराविकुलम केरल में हुल्लॉक गिब्बन पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है। यहाँ पर 1 और 2 आपका सही है, बी सही उत्तर है। एराकुलम केरल यहाँ पे दिया गया है, हुल्लॉक गिब्बन ये आपके असम में पाए जाते हैं। 48 प्रश्न को देखते हैं। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो 48 का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। ठीक है। 49 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उद्यान से होकर बहने वाली नदियां दी गई है। ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में कावेरी। यहाँ पर आपका एक भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी होगा। ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। 50 को अब हम देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, यहाँ पर देखिए भागीरथी नदी का उद्गम गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगा नदी का, यमुना नदी का या फिर टोंस नदी का? तो 50 का आपका डी सही उत्तर है क्लास। ठीक है। 50 का डी सही उत्तर है। अब देखिए अब हम जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करने जो कि भारत में है। तो एक बार इस लिस्ट को आप लोग जरूर देख लीजिए, मैं आपको एक बार डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। तो चलिए पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास को एंड करने के पहले बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। मैंने आपको बताया है भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको कि नोटिफाई कौन करता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। लेकिन जो 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स है उसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो आपके मैप के लिस्ट में आते हैं। जो यूनेस्को द्वारा मैप की मैन एंड बायोस्फीयर की जो लिस्ट तैयार की जाती है बायोस्फीयर की, उसमें खाली आपके 12 आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व पूछे भारत में कितना है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 18, जिसमें से जो 12 है वो आपके यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर के प्रोग्राम लिस्ट में आते हैं।
जिसपे नीलगिरी बायोस्फीयर की रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, सुंदरबन कहाँ है आपका वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है, ठीक है। पंचमढ़ी की हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में है, सिंपली पाल की जब हम बात करेंगे तो वो उड़ीसा में है, ठीक है। ग्रेट निकोबार की हम बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार में है। अशनाकर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये कहाँ है, केरल में है, ठीक है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है, ये सिक्किम में है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। अब क्लास में एक काम करती हूँ, मैं स्क्रीन से एक बार हट जाती हूँ ताकि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। यहाँ पर 12 बायोस्फीयर के नाम दिए गए हैं जो कि आपके मैप के लिस्ट में है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए। अब चलिए कुछ और को हम डिस्कस करते हैं। देखिए 1980 में नीलगिरी बायोस्फीयर आपका पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ये चीज याद रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, स्टेट कर्नाटक केरल तीनों में आता है और वेस्टर्न घाट में ये है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कहां पर है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। 1988 में आपका नोकरेक मेघालय में है। और रेड पांडा आपने अभी तक पढ़ा जाइंट पांडा, तो जाइंट पांडा वो भालू की तरह दिख रहा था, क्यूट सा, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया WWF का आपका सिंबल है। लेकिन पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जाता है रेड पांडा और जाइंट पांडा दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, याद रखिएगा। भारत में आपका जाइंट पांडा नहीं मिलता है लेकिन रेड पांडा मिलता है। तो रेड पांडा भारत में आपको कहां मिलता है, नोकरेक में मिलता है। और नोकरेक कहां पर है, मेघालय में है। बस सुनिए इन सब चीजों को, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। यहाँ पे डुगोंग मिलती है। डुगोंग देखना है तो डुगोंग कुछ इस तरीके से, ये देखिए आपको, ये एक एक्वेटिक एनिमल है जो कि इस तरीके से दिखती है। ये एक मैरीन मैमल है, ये याद रखिएगा। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा था डुगोंग के बारे में। ये गल्फ ऑफ मन्नार में तमिलनाडु में मिलती है और ये एक मैरीन मैमल है, ये चीज याद रखिएगा। पानी में रहती है, स्तनधारी है, ये कहना चाह रही हूँ। 1989 में आपका सुंदरबन को बायोस्फीयर रिजर्व में नोटिफाई किया गया। ये आपका वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर आपके गंगा डेल्टा के रीजन में ये आता है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1989 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मनास को आपका बायोस्फीयर रिजर्व में कैटेगराइज किया गया और ये आपका कहां पर है, ये असम में है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एशियाटिक एलिफेंट्स मिलेंगे, ये याद रखिएगा। 1989 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व में कैटेगराइज किया गया। सिंपली पाल की हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। डिक्रू सिखोवा की हम बात करेंगे तो ये असम में है, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये सिक्किम में है। अगस्त मलाई की बात करेंगे तो ये आपका केरल तमिलनाडु वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। फिर अशनाकर व अमरकंटक की बात करेंगे तो ये भी कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में आपका देखिए इस तरीके से आपको स्नो लेपर्ड मिलता है। पेपर में ये प्रश्न पूछा था कि स्नो लेपर्ड्स आपको भारत में कहाँ मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में और कहां पर, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। शेषाचलम की हिल्स की हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर पन्ना की बात करेंगे, अभी रिसेंटली जो आपका नोटिफाई किया गया है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर आपको बंगाल टाइगर, चिनकारा ये सब मिलते हैं। तो क्लास देखिए यहाँ पर हमने इतनी चीजों को डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आपको ये लिस्ट डाउनलोड करनी है तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, आप नेट पे भी डालेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, वहां पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट को जरूर तैयार कर लीजिए, जो मैंने नाम आपको बताए उसको तो अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। अगर आज की क्लास में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।